नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2019 का संग्राम, देश भर में एक माहौल और एक बड़ी लड़ाई। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस जहां लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में हुई गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ रही है। बड़ा चुनाव, बड़ा विश्लेषण। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे विश्लेषण की। सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में क्या कहता है एनालिसिस, और अब तक जिस तरह की चीज़ें हुई हैं 2018 परिणाम के बाद, 2014 परिणाम के बाद, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले किस तरह से देखते हैं आप सीधी सिंगरौली संसदीय सीट को? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है और जिस तरीके से बातें और मुद्दे और लोगों का मिजाज उभर के आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो चुनाव है इशूलेस है, मुद्दा विहीन है। कोई मुद्दे उभर के सामने नहीं आ रहे, ना तो लोकल मुद्दे आ रहे हैं, ना प्रदेश के मुद्दे आ रहे हैं, ना देश के मुद्दे आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ आ रहा है, मोदी और मोदी की खिलाफत। सिर्फ दो इशू, न सिर्फ सीधी में बल्कि मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में अब पूरा मसला इसी पे केंद्रित हो गया है, मोदी के पक्ष में और मोदी के विरोध में। मोदी के विरोध में कौन है इसकी तस्वीर बड़ी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मोदी अपने आप में स्पष्ट है। तो मोदी अपने आप में अब एक इशू बन गए हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं, न सिर्फ सीधी बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जो इलेक्शन का इस बार का पैटर्न है, तो आज़ादी के बाद से लेके अब तक मैंने जितना पढ़ा है और जितना देखा है, ये चुनाव लगभग वैसे ही हो रहा है जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इलेक्शन होते हैं। जैसे अमेरिका के इलेक्शन के बारे में हम सुनते हैं कि एक चेहरे को आगे करके पूरे देश में उसके पक्ष में जनमत लिया जाता है। तो कुल मिला के एक मोटा मोटी चीज़ें जो पूरे देश में हैं, वही आपकी सीधी में भी है। सर, एक बड़ी बात है कि अगर सीधी सिंगरौली संसदीय सीट की बात की जाए, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ST/SC का। और तमाम ऐसे समीकरण सामने आते रहते हैं। पुराने परिणामों पे जाएं तो 2014 के चुनाव में 1,08,046 वोटों से बीजेपी को जीत मिली थी। उस समय परिस्थितियां ये थी कि नरेंद्र मोदी की देशव्यापी लहर थी, लेकिन इस बार उनके कामों का मूल्यांकन क्या इस तरह के पैरामीटर पर भी वोटर वोट करने जाएगा? देखिए, एक बड़ा परिवर्तन हमारे पूरे विंध्य क्षेत्र के वोट ट्रेंड में आया है, और वो वोट ट्रेंड का जो परिवर्तन आया है वो लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखा है। विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर जनमत था, वहीं विंध्य प्रदेश में या विंध्य क्षेत्र में वोटरों ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है। साफ वजह ये है कि 1989 के बाद विंध्य क्षेत्र में एक अचानक एक बड़ा जातीय उभार आया, जातीय राजनीति का एक उभार आया बहुजन समाज पार्टी के चलते। 1989 में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार को फील्ड किया रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उस समय लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी को। लेकिन इसके बाद जब 91 में भीम सिंह यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, तो इसका असर पूरे विंध्य क्षेत्र में पड़ा, और सबसे ज़्यादा सतना में पड़ा। सतना और रीवा दो ऐसे सामान्य वर्ग की सीटें थीं, और उस समय सीधी आरक्षित वर्ग की सीट थी, तो सीधी पर तो उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन रीवा और सतना पे पड़ा। अब पिछले दो चुनाव से सीधी सामान्य वर्ग की सीट हो गई है। हाँ। तो जो बातें रीवा और सतना में लागू हो रही थी जातीय तौर पे, वही बातें सीधी में भी शिफ्ट हो गई हैं। तो सीधी का जो वोटिंग ट्रेंड है वो भी अब रीवा और सतना की तरह ही चल रहा है। हम विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं, और इस लोकसभा चुनाव में भी हम देख रहे हैं। सर, एक बड़ी बात है, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की ओर जाएं तो लगभग हर विधानसभा सीट पे 8 विधानसभा सीटें आती है सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में। सिर्फ एक सीट पर कमलेश्वर पटेल, जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो जीत पाए। लेकिन ओवरऑल अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो लगभग 1,12,000 वोटों से बीजेपी आगे थी विधानसभा चुनाव में। जबकि उसके पहले कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था 13 के चुनाव में। तो ये कितना बड़ा फैक्टर बन पाएगा लोकसभा चुनाव के हिसाब से? देखिए 2014 में जितना टोटल पोल वोट पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को मिला,
तो आपके ही आंकड़े बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो टोटल पोल वोट है बीजेपी को और टोटल पोल वोट जो कांग्रेस को है, इसमें लगभग 1,12,000 का 12,000 के आसपास का है। इट मीन्स 2-4 हज़ार वोट विधानसभा के मुकाबले बढ़े ही हैं, मतलब पिछले चुनाव के मुकाबले विधानसभा में बढ़े ही हैं। मुझे ये लगता है कि 5-6 महीने के भीतर कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है कि वोटिंग ट्रेंड फिर बदलेगा। अब ये क्या है कि हॉट सीट पे है इस बार सीधी की सीट, क्योंकि अजय सिंह राहुल एक बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं। अर्जुन सिंह जी देश के बड़े नेताओं में से थे, अजय सिंह राहुल जी मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में से थे, नेता प्रतिपक्ष थे और चुनाव जीत गए होते तो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल होते। तो इस वजह से जो सीधी है, सीधी का चुनाव मुझे लगता है कि विंध्य क्षेत्र की चारों सीटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और वहाँ 1-to-1 टच कर रहे हैं। और विधानसभा में जो गलतियां हुई और जिन गलतियों के चलते चुरहट से उनको चुनाव हारना पड़ा, उन सब गलतियों को वो निश्चित तौर पे रीएड्रेस कर रहे होंगे। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इशू क्या है कि हम आपको क्यों आप पर भरोसा व्यक्त करें, और जिन पर भरोसा व्यक्त हमने 6 महीने पहले जिस पार्टी के ऊपर किया था, आखिर उसने ऐसा क्या बिगाड़ दिया हमारा कि उसकी तरफ हम फिर क्यों ना जाएं। ये बहुत ऐसे सवाल हैं जो आप वोटिंग ट्रेंड को अपने रिलेशन के आधार पे बदल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अब छोटे मोटे लोभ लालच धन बल बाहुबल का कोई असर पड़ता है। अब चुनाव इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, मीडिया इतना सजग हो गया है, लोग इतने एम्पावर्ड हो गए हैं कि इन सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मुझे तो विधानसभा में जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं सीधी की और आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं सीधी की, उसमें कोई बहुत खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा। सर, 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, मध्य प्रदेश में सरकार बनी। उसके बाद कमलनाथ लगातार ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग चुनाव हार भी गए हैं वो अपने आप को विधायक माने। वो 2-3 सभाएं कर चुके हैं सीधी संसदीय सीट पर और वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान कर्ज माफ़ी, न्याय योजना और तमाम ऐसी चीज़ें। उसके पैरेलल अगर देखा जाए तो बीजेपी वहाँ ये कोशिश कर रही है कि चुनाव को नरेंद्र मोदी पे फोकस किया जाए। कई बार ऐसा सामने आया कि स्थानीय सांसद का विरोध है, लेकिन एक फैक्टर खड़ा होता है मोदी फैक्टर। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए क्या है, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि सीधी में जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है आज की तारीख में इरिलीवेंट है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही और चेहरा मोदी का है, वहाँ उम्मीदवार का चेहरा नहीं है। और आप वोटर्स से भी बात करेंगे तो वोटर उम्मीदवार की बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि वोटर भारतीय जनता पार्टी की भी बात कम करता है, मोदी की बात ज़्यादा करता है। तो मोदी की कुल मिलाकर इस तरीके से ब्रांडिंग हो गई है जैसे कभी इंदिरा जी की हुआ करती थी, जैसे 1980 में इंदिरा जी की थी, जैसे उससे पहले 72 में इंदिरा जी की थी, जैसे 1984 में इंदिरा जी की थी। उस तरीके से मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं, मोदी जन जन तक पहुंच चुके हैं और लोगों को तय ये करना है। कुल मिला के प्रचार तंत्र या तो योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है या सुओ मोटो अपने से ही ये सब चीज़ें स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ एक इशू है, मोदी हाँ या मोदी ना। अच्छा सर, एक बड़ी बात है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सामने, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान सांसद, बीजेपी के अगेंस्ट में जिस तरह की बातें शुरू हुई थी, संगठन में भी बहुत सारे बिखराव हुए, तमाम लोग छोड़कर गए, लोगों ने विरोध दर्ज कराया और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कांग्रेस में वापस आए। आपने बसपा की राजनीति की बात की, जिस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव के बाद बसपा का क्षरण हुआ, पतन हुआ, तमाम नेता कांग्रेस में शामिल हो गए और जिस तरह से बगावत के सुर बीजेपी में देखने को मिले थे, चूंकि यहाँ पे अजय सिंह बहुत हॉट सीट है, आपने पहले ही जिक्र किया, तो क्या इसका बेनिफिट अजय सिंह के साथ जुड़ सकता है या कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकता है? देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और आमतौर पे क्या होता है कि जो प्रदेश की सरकार या जो सत्ता पावर सेंटर होता है
तो राजनीति में करने वाले लोग और कोई दूसरे धंधे तो करते नहीं हैं, उनको एक सत्ता तंत्र के साथ जुड़े रहने का भी एक बड़ा मोह होता है। आप देखो कि पूरे विंध्य क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के नेता तो कांग्रेस की ओर गए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं और जो वोटर हैं वो जस के तस हैं। तो वो नेता अपने वोट को लेके थोड़ी ना कांग्रेस के पास प्लस हुए हैं। सीधी में जो बगावत की बात हुई, देखिए क्या है कि रीति पाठक राजनीतिक पृष्ठभूमि की उम्मीदवार नहीं है, ठीक बात। एक साधारण सहज घर परिवार की हैं। तो एक तो पिछली बार मोदी जी का चूँकि करिश्मा था और पूरे देश में इस तरीके का एक कैंपेन चला था कि उम्मीदवारों पर किसी ने क्वेश्चनर नहीं उठाए, और उस समय तक एक कोरे स्लेट की तरह उनका राजनीतिक जीवन था। लेकिन इन 4-5 वर्षों में लोगों के अहम, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उपेक्षाएं, ये सब चीज़ें बहुत टकरा के ये बनती हैं कि देखो कल की लड़की आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, फिर दूसरी बार जीत जाएगी तो और सीनियर हो जाएगी। तो इस तरीके से एक कहते हैं ना कि एक मेकिंग ऑफ द लीडर की जो प्रोसेस है उसके आड़े तो आते हैं। एक साधारण सा आदमी या कोई भी नेता जब इस्टेब्लिश होने लगता है तो उसके आसपास की फोर्सेस उसके खिलाफ हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो उम्मीदवार को लेके इस तरीके के अंतर विरोध दिखते हैं, और ख़ास तौर पे सीधी में भी जो दिख रहा है, कुछ कुल मिला के इसी तरीके का है। विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जमे जमाए थे, और उनको असुरक्षा बोध है कि हमारे भविष्य की राजनीति का क्या होगा। तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, ऐसा नहीं है भाई। कार्यकर्ता टूट के दूसरे पार्टी में चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे काम करने वालों की कमी तो हो जाएगी। हैं 10 सभाएं जो संबोधित कर सकते थे आज घर में बैठे हुए हैं, तो वो एक सुनापन, एक खालीपन तो रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब प्रत्याशी ही रिलीवेंट है, प्रत्याशी ही अप्रासंगिक है इस पूरे चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अजय सिंह राहुल है। इस चुनाव में इशू नरेंद्र मोदी एस, नरेंद्र मोदी नो, तो बहुत सारी चीज़ें, लोगों का विद्रोह करके दूसरे पाले में चले जाना या चुपचाप होकर घर में बैठ जाना बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है। सर, अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सीधी और विंध्य क्षेत्र की बात की जाए, मैं तमाम नेताओं से बात कर रहा था, जातिगत राजनीति की ये जो लहर है, लपटें हैं, ये हर नेता के करीब से गुजरती है। मैंने अजय सिंह से भी सवाल पूछा था, रीति पाठक से भी इस संदर्भ में बात हुई थी। सब अपने आप को किनारे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में भी अब जैसा आपने बताया कि जब से सीट सामान्य हुई उसके बाद से लगातार इस तरह की चर्चाएं वहाँ भी शुरू हो गई। तो क्या ये वोटिंग के समय मतदाता का एक पैरामीटर ये भी हो सकता है? देखिए जातिवाद का जहर तो यदि पड़ोस के घर में है तो उसका असर तो हमारे यहाँ पड़ेगा, बट नेचुरल है, सीधी में भी आएगा। लेकिन सीधी जो है तो ट्राइब्स बहुत हैं वहाँ पे, वनवासी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। और वनवासी क्या है, अभी तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ट्राइब्स है वो जातिवाद के जहर से थोड़ा सा दूर है। वो सामान्यतः मैं मानता हूँ कि समाज का सबसे पवित्र तबका है, और वो बहुत इनोसेंटली जो संकल्प ले लेता है, और उसको जो अच्छा लगता है सो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है जो बुरा लगता है। कभी किसी ज़माने में वो अपना रहनुमा इंदिरा जी को मानता था, आज इत्तफाकन वो अपना रहनुमा नरेंद्र मोदी को जब मानता है। वो ये मानता है कि जिस झोपड़े में मैं रह रहा था वर्षों बरस, अब वहाँ पक्के मकान मिल रहे हैं, हमारे घर में चूल्हे की जगह गैस सिलेंडर आ रहा है। ये सब चीज़ें जो महसूस कर रहा है, जो वो देख रहा है, इसके आधार पे वो धारणा बनाता है। अब वो दिन गए कि हमारे जेब में इतने वोट हैं, हमारा ये वोट बैंक है। अब तो आप अपने घर में भी वोट की गारंटी नहीं ले सकते हैं। आपके घर में 10 वोटर हैं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये 10 के 10 वोटर आपके मनोनुकूल ही वोट करेंगे। तो ये स्थितियाँ देखिए, सीधी के बारे में एक चीज़ और जो मुझे लगता है देश को जानना चाहिए, सीधी इतना जागरूक और इतना अवेयर संसदीय क्षेत्र है कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, पूरे देश में कांग्रेस की प्रचंड आंधी थी। जो नेहरू जी का ग्लैमर है वो सिर चढ़ के बोल रहा था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सीधी में
आदिवासियों को, वनवासियों को, पिछड़े तबके को, दलितों को, मजदूरों को इतना एम्पावर किया कि जब वो पूरा चुनाव हुआ तो सबकी सभी सीटें विधानसभा की कांग्रेस पार्टी हार गई थी 1952 में। और डुअल कॉन्स्टिट्यूंसी थी सीधी में, एक सीधी की एक शहडोल की। तो उसमें डुअल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कांग्रेस पार्टी हार गई थी और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भगवान दत्त शास्त्री और रणदमन सिंह चुनाव जीते थे। ये वही सीधी है जिसने विंध्य प्रदेश में, या ये कहो कि मध्य प्रदेश में सुमित्रा देवी जैसी विधायक और उधर मालवा में जमुना देवी जैसी विधायक को वहाँ की जनता ने चुन के आगे रखा। उन्हीं सुमित्रा देवी को डॉक्टर लोहिया ने प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी तैयार किया था। तो कुल मिला के सीधी का जो पॉलिटिकल एजुकेशन है, जो वहाँ पे जागरूकता है और जो अवेयरनेस है, आप ये समझो कि वहाँ सीधे साधे लोग नहीं हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े अंदर तक समझ रखते हैं, बड़ी गहरी समझ रखते हैं। ये चुरहट के चुनाव का परिणाम लोगों को बताता है कि लोग अब उस माइंडसेट से बाहर निकल आए हैं कि कहीं कोई राजघराना था, कोई इलाकेदारी थी, कोई सामंतवाद था, कोई दमन था, कोई शोषण था, कोई इस तरीके का जो भय का वातावरण रचा जाता था चुनाव के समय में, उस पूरी जंजीरों को तोड़कर सीधी के लोग और वनवासी लोग, वहाँ के दबे कुचले और दलित लोग सब तोड़ के निकल चुके हैं और अपने मर्जी के मालिक हैं। उनको जो अच्छा लग रहा, जो बेहतर लग रहा, उसी को चुन रहे हैं, उसी को चुनेंगे। मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि निष्पक्ष तरीके से, अपने विवेक से, अपनी सोच को स्थापित करते हुए एक मतदाता वोट करने निकल रहा है। बड़ी बात है। सर, एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव के पहले एक मतदाता की बात हुई थी। बीजेपी अक्सर ये दावा करती थी कि एक साइलेंट वोटर है जो उनके साथ है। 2019 के संग्राम में इस वोटर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमेशा इसीलिए कहते हैं ना कि भारतीय मतदाता जो है बहुत होशियार है। वो आपके जनमत संग्रह से, आपके इलेक्शन सर्वे से, आपके डिबेट और इन सब से परे भी अलग एक सोचता है। इसलिए बड़े करिश्माई रिजल्ट उभर के सामने आते हैं। तो इसलिए ये जो साइलेंट वोटर है वही डिसाइडिंग है। हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि सड़क में शोर कुछ था, लोगों की जुबान से कुछ नारे निकल रहे थे, लोग हल्ला किसी का मचा रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो पता चला कोई 18,000 से हार रहा, कोई 22,000 से हार रहा, कोई इतने, मतलब कोई कॉन्टेस्ट जैसी स्थिति ही नहीं थी कि कांटे का मुकाबला रहा हो। अब बताओ, चितरंगी से 52,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। अब सीधी में ये मान के चलो कि सिंगरौली की 3 सीटें हैं, सिंगरौली की 3 सीटों में लगभग 76-77 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। अब ये 76-77 हज़ार वोटों की भरपाई करना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। यदि इतनी लीड इनको सीधी से, चुरहट से या सिहावल से मिलती है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस वहाँ पे कांटे के टक्कर पे आ पाएगी। लेकिन यदि स्थितियाँ विधानसभा जैसे ही बनी रहेंगी तो मुझे लगता है कि कोई बहुत कुछ नया होने वाला नहीं है। वही जो जस का तस 2014 से चल रहा है वही चलता चला जाएगा आगे भी। ठीक बात। तो ये था सीधी सिंगरौली संसदीय सीट का विश्लेषण, किस तरह की सोच, किस तरह की विचारधारा और किस तरह का ये मुकाबला आगे देखने को मिलेगा और किस तरह के परिणाम आएंगे। परिणामों की तो हम बात नहीं करते, लेकिन अब तक के जो परिणाम रहे हैं, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वो किस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। समय समय पर हम आपको हर संसदीय सीट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, वो विश्लेषण बताते रहेंगे कि आखिर मतदाता किन पक्षों को ध्यान में रखकर वोट करने जाएगा। आप भी अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव सामने है। आप अपने मत से अपनी सरकार चुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।